दोस्तों स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। और हमने एक सीरीज़ शुरू की थी 2500 प्रश्नों की। ये सीरीज होने वाली है। मुख्यतः आप कह सकते हैं कि ये पीजीटी के लिए है। ठीक है, पीजीटी के लिए ही बनाई गई है। परंतु जो नेट के विद्यार्थी हैं, नेट का पेपर आपको पता है 11 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, तो नेट के विद्यार्थी इसको पढ़ सकते हैं। सेट के विद्यार्थी यानी कि हिंदी से संबंधित, हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, उससे संबंधित सब विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और खुद का मूल्यांकन करते रहिए दोस्तों। मैंने आपसे कहा है कि मैं 2500 प्रश्नों की सीरीज ये लेके आया हूँ और सारे के सारे जो प्रश्न है वो स्तरीय ही होंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लेना, क्योंकि अगर ज़्यादा वीडियो बड़ी बन जाती है तो फिर आप भी बोर होते होंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, खुद का मूल्यांकन करते रहिए आपके कितने प्रश्न ठीक हो रहे हैं। अगर कहीं आपको लगता है कि ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कोई लगता है तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। और पहला ही हमारा प्रश्न है, सिद्धों की भाषा को किस विद्वान ने 1000 वर्ष पुरानी बंगला कहा है? ठीक है, सिद्धों की भाषा को किस विद्वान ने, ठीक है, 1000 वर्ष पुरानी बंगला कहा है? यह प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि किस विद्वान ने सिद्धों की भाषा को बंगला भाषा कहा है? ठीक है, आपके विकल्प थे प्रबोध चंद्र बागची, राहुल शंकरत्यायन, राम कुमार वर्मा और हरप्रसाद शास्त्री। दोस्तों ठीक है, ये चार आपके विकल्प थे। और यहाँ पे जो आपका सही विकल्प है वो हो जाएगा घ, यानी कि हरप्रसाद शास्त्री जी का ये कथन था। ठीक है, उनका ग्रंथ था बोधगान ओ दोहा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से सरहप्पाद का अन्य नाम नहीं है। आपको पता है सरहप्पा के अन्य नाम भी प्रचलित हैं। ठीक है, तो उनमें से ये आपके विकल्प हैं, इनमें से एक नाम नहीं होगा, तो ये आपको बताने की कौन सा नाम नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये आदिकाल से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, हर दिन मैंने आपको बताया था कि 50 प्रश्न आपको दूंगा। ठीक है, 50 प्रश्न हमने कल देख लिए थे और 50 प्रश्न हम आज देखेंगे। ठीक है, तो आपके विकल्प ये हैं कि सरहप्पाद का अन्य नाम नहीं है तो राहुल भद्र, ठीक है, बदे वज्र, ठीक है, ठीक है, पदे वज्र है, उसको भी है सरोरुह वज्र। ठीक है, ये चार आपके विकल्प हैं। तो इसमें से कौन सा नाम जो नहीं है, तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? ग विकल्प सही हो जाएगा। सुकवि इनका नाम नहीं है, बाकी सब नाम इनके प्रचलन में है। ठीक है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पाद में दिखाई देता है, कथन किस विद्वान का? ठीक है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पाद में दिखाई देता है, कथन किस विद्वान ने कहा था? आपके विकल्प थे डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह या रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकल्प ग सही हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये तो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है और अगले भी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे सब के सब। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा आपको। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न, किस सिद्ध कवि को कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है? ठीक है, कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है, वो कौन सी सिद्ध कवि? आपके विकल्प हैं दोस्तों सरहपाद, लोईपा, शांतिपा या विरूपा। ठीक है, आप कलिकाल सर्वज्ञ यहाँ पे शांतिपा, ठीक है, जो शांत रहता है, इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ग विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगले पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अक्षरद्वीकोपदेश और योगचर्या, ठीक है, इसको योगचार भी कहते हैं, किस सिद्ध कवि की रचनाएं हैं दोस्तों? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना ये कुकुरीपा है, सरहपाद है, तिलोपा और डोम्बीपा। ठीक है, कौन सी दो रचनाएं और बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं और पूछी जाती हैं परीक्षा में अक्सर। ठीक है, अक्षरद्वीप को उपदेश और योगचर्या, इसको योगचार भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकल्प घ सही हो जाएगा, डोम्बीपा की रचनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस सिद्ध कवि की उत्कृष्ट साधना से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा दारिकप्पा, और ये जो दारिकप्पा हैं ये आपके 84 सिद्धों में गिने जाते हैं फिर। ठीक है, और मंत्री डेंगीपा ये भी सिद्ध में गिने जाते हैं, 84 सिद्धों में शिष्य बन गए थे। ठीक है, कौन से सिद्ध कवि थे जिसके प्रभाव से, उसकी साधना की से प्रभावित होकर उड़ीसा के राजा थे? देख लीजिए आप, राजा थे किसी प्रांत के वो। ठीक है, कौन? दारिकप्पा। ठीक है, और वो 84 सिद्धों में गिने जाती हैं। ठीक है, उस तरह की उनकी शिष्य बन जाती हैं उस तरह से। ठीक है, और मंत्री डेंगीपा, तो वो कौन से सिद्ध थे जिनकी साधना से इस तरह से प्रभावित होते हैं? तो आपके विकल्प थे सरहपाद, लुईपा, भुसुकुपा और कर्णहपा। दोस्तों तो यहाँ पे आपका विकल्प ख सही हो जाएगा, लुईपा के ये से प्रभावित हुए थे। ठीक है, और उनके शिष्य बन गए थे। आगे चलते हैं, किस सिद्ध कवि ने ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणवाद का विरोध किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत 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 ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, किस सिद्ध कवि ने ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मणवाद का विरोध किया था? आपके विकल्प थे कणहप्पा, सरहप्पा, सबरप्पा और लुईपा। दोस्तों ठीक है, तो ये कौन हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आपके सरहप्पा। आपका ख विकल्प सही हो जाएगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अगर चैनल पे नहीं आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है, चर्यापद किसकी रचना है?
ठीक है। चर्यापद किसकी रचना है? हमने एक पहले भी पढ़ा, उसका नाम था योगचर्या, ठीक है। योगचार भी जिसको कहा गया, यहाँ पे चर्यापद। तो किसकी रचना? आपके विकल्प थे कर्णहप्पा, सरहप्पा, ठीक है, सरहपाद, गोरक्षप्पा और सबरप्पा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने क्रम के अनुसार आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए आदिकाल का जो साहित्य है वो भी क्रमानुसार है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा था? हिंदी साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ है, पिछली वीडियो में हमने वो देख लिए थे, जो महत्वपूर्ण है और उनसे जो फैक्चुअल क्वेश्चन बनने की संभावना है आपके एग्जामिनेशन में, वो हमने देख ली थी, ठीक है। और अब हम सिद्ध साहित्य पे देख रहे हैं। सिद्ध साहित्य के बाद हम अगले जो वीडियो होगा शायद उस पर हम नाथ साहित्य पे देखें, या इसमें भी आपको कुछ प्रश्न जो वो नाथ साहित्य से मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद हम राष्ट्र साहित्य देखेंगे, जैन साहित्य देखेंगे, आदिकालीन गद्य साहित्य देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 250 प्रश्न जो हैं वो आपके यहाँ पे रखे हुए हैं आदिकाल में। उसी तरह से हम भक्ति काल का भी देखेंगे, संत काव्य देखेंगे, ठीक है। संत काव्य के बाद हम सूफी काव्य देखेंगे, राम भक्ति काव्य धारा देखेंगे, ठीक है। जितनी भी भक्ति कालीन है उतनी हम सब कुछ देखेंगे। उसी तरह रीति काल, आधुनिक काल, सबको देखेंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ पे विकल्प क्या है? कर्णहप्पा, सबरप्पा, सरहप्पा और, ठीक है, सबरप्पा और गोरक्षप्पा। तो योगचर्या किसकी, सॉरी, चर्यापद किसकी रचना दोस्तों? ग आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सबरप्पा की रचना। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सरहप्पा द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? ठीक है, सरहप्पा द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? आपके विकल्प थे 30, 31, 32 या 33 दोस्तों। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? ग सही हो जाएगा, यानी कि 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपका नेट का पेपर भी 11 दिसंबर को है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे वो भी देख सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, दोहा कोश का संपादन किसने किया? आपके विकल्प थे प्रबोध चंद्र बागची, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा या हरप्रसाद शास्त्री दोस्तों, ठीक है। दोहा कोश, तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों क, यानी कि प्रबोध चंद्र बागची, ठीक है। और उसके बाद दोहा कोश का संपादन एक ग्रंथ राहुल सांकृत्यायन जी का भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोहा कोश आपको इसलिए राहुल सांकृत्यायन दिया है क्योंकि इनका भी मिलता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे दोनों ही विकल्प यहाँ पे रखे हुए हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो या तो आपका प्रबोध चंद्र बागची नहीं होगा या तो राहुल सांकृत्यायन नहीं होगा, ठीक है। और दोहा कोश आपको पता है सरहपाद की रचना भी। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, का तरुवर पंच बिडाल चंचल चिये पैठे काल। पंक्तियां किसके? बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां दोस्तों, और पूछी जाती हैं अक्सर ये पंक्तियां, ठीक है। अक्सर ये पंक्तियां पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपके विकल्प में सरहपाद, लुईपा, सबरप्पा या कर्णहप्पा दोस्तों। आपका क्या विकल्प सही जाएगा? यहाँ पे ख विकल्प सही होगा, लुईपा की ये पंक्ति है दोस्तों। अगला देखते हैं, किस विद्वान ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी माना है? आपके विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या हरप्रसाद शास्त्री दोस्तों, ठीक है। देखिए सरहपाद को हिंदी का पहला कवि किसने माने? आपको पता होना चाहिए, राहुल सांकृत्यायन ने माना, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने भी उनका समर्थन किया, और वर्तमान में सर्वसम्मति से हिंदी के पहले कवि सरहपाद ही स्वीकृत हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तो ये कौन मान सकते हैं, ठीक है। 769 ईस्वी, तो ये माना था राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद का समय दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कर्णहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कर्णहप्पा के संबंध में ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप नेट का जो एग्जामिनेशन हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको यहाँ पे इस तरह के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आपके विकल्प हैं राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन या रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है। तो दोस्तों आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे ख सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन का ये कथन है। अगला देखते हैं, ठीक है। अगला हमारा ये पंक्तियों से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, और पंक्तियां हैं, गंगा जमुना माझे रे बाही नाई, ठीक है, ताही बुड़ेली मातंगी पाइले पीले पार कराई। पंक्तियां किसकी हैं? आपके विकल्प थे डोम्बीपा, तिलोपा, कुकुरीपा या सबरप्पा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका क्या विकल्प सही हो जाएगा? क विकल्प सही हो जाएगा, डोम्बीपा की ये पंक्तियां, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, सिद्ध साहित्य का स्वरूप क्या है? ठीक है, प्रश्न बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। सिद्ध साहित्य की शैली से संबंधित प्रश्न बना है, ठीक है। कौन सी शैली से? कला शैली से। अगला प्रश्न है, ये देख लिया, सॉरी विकल्प देता हूँ इसके, पहले विकल्प तो हम देख लेते हैं। प्रबंध, मुक्तक, चंपू, ये इनमें से कोई नहीं सिद्ध साहित्य का स्वरूप। तो देखिए दोस्तों, सिद्ध साहित्य जो है आदिकालीन वो मुक्तक काव्य है, ठीक है। उसके बाद आपका नाथ साहित्य जो वो भी मुक्तक है, ठीक है। रास वो आपका प्रबंध है, ठीक है। और जैन साहित्य भी आपका प्रबंधात्मक है, ठीक है। और जो आदिकालीन गद्य साहित्य है, ठीक है, उसको हम
गद्य साहित्य कह सकते हैं, कुछ एक वो चंपू काव्य में भी देखने को हमें मिल जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा नाम किसने दिया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। संध्या या संध्या भाषा भी सिद्धों की भाषा को कहा जाता है, तो ये किस विद्वान ने कहा था? आपके विकल्प में राखालदास बैनर्जी, विधुशेखर, मुनिदत्त या अद्वैय बज्र, ये 2 विद्वान और राहुल शंकराचार्य दोस्तों। ठीक है, तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे ग सही हो जाएगा, मुनिदत्त और अद्वैय बज्र जी ने कहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, सिद्धों की भाषा को आलो आधारी भाषा किसने कहा है? ठीक है, आलो, ठीक है, आलो आधारी भाषा किसने कहा? तो आपके विकल्प है हरप्रसाद शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, राहुल शंकराचार्य और रामचंद्र शुक्ल दोस्तों। तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे क सही हो जाएगा, हरप्रसाद शास्त्री ने कहा है। अगला देखते हैं, और अगला हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा, मिश्रित, अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा किसने कहा है? ठीक है, आपके विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या राहुल शंकराचार्य। आप वीडियो को पॉज करके अपने खुद के विकल्प सोचिए और देखिए। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या विकल्प आपका सही हो जाएगा? यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही कह सकते हैं, क विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, सिद्धों का प्रधान लीला क्षेत्र, यहाँ पे लीली हो गया है, इसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, लीला क्षेत्र कहाँ था? ठीक है, लीला क्षेत्र कहाँ था सिद्धों का? आपके विकल्प है श्रीहट पर्वत, श्री पर्वत, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो दोस्तों कहाँ था? श्री पर्वत पर। ठीक है, आपका विकल्प ख सही हो जाएगा, और ये पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है, आप देख लीजिएगा बेशक। ठीक है, अगला देखते हैं, सिद्ध साहित्य के संपादन के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है राहुल शंकराचार्य जी मैंने सिद्ध साहित्य पे कार्य किया। ठीक है, प्रबोध चंद्र बागची ने किया। ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री ने किया। ठीक है, आपके इस तरह से और भी विद्वान आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने सिद्ध साहित्य पर कार्य किया। तो प्रारंभ किसने किया था, ये विकल्प आपके लिए यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, प्रारंभकर्ता कौन है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकल्प ख सही हो जाएगा, बेंडल ने। ठीक है, सिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता ये माने जाते हैं। ठीक है, सिद्ध साहित्य के संपादन के प्रारंभकर्ता। ठीक है, शोध कार्य भी आप कह सकते हैं। सिद्धों का समय, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सिद्धों का समय क्या माना जाता है? आपके विकल्प से 700 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 800 ईस्वी से या 1100 ईस्वी तक, या 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से या 1500 ईस्वी। तो आपके ये 4 विकल्प हैं। तो सिद्धों का समय क्या माना जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और सिद्धों का समय वैसे अगर सही बात की जाए तो 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, आपका ख विकल्प सही जाएगा, 800 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक इनका समय है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, सिद्धों का समय, यहाँ पे रिपीट हो गया। ठीक है, माफी चाहूंगा। अगला हमारा प्रश्न है, जनता पर सिद्ध कवियों का प्रभाव कब से पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनता पर सिद्धों का प्रभाव कब से माना जाता है? ठीक है, कब से पाया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके विकल्प थे 8वीं शताब्दी से, 9वीं शताब्दी से, 10वीं शताब्दी से या 11वीं शताब्दी से। दोस्तों देखिए, सिद्धों को जो उदय है, ठीक है, ठीक है, उनका जो उदय है वो कब होता है? 8वीं शताब्दी में होता है। ठीक है, परंतु उदय होने के साथ ही एकदम से उनका प्रभाव जनता पर तो नहीं पड़ा। ठीक है, तो जनता पर प्रभाव पड़ता है आपका ग विकल्प से, 10वीं शताब्दी में सिद्धों का। ठीक है, जनता उनके जो साहित्य था, ठीक है, उनसे प्रभावित होने लग पड़ी थी। ठीक है, उनकी वाणी से प्रभावित होने लग पड़ी थी अब। ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री ने बोध गान ओदोहा शीर्षक से निकाला। ठीक है, इस ग्रंथ की भाषा क्या थी? ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री ने बोध गान ओदोहा, ठीक है, शीर्षक जो पुस्तक है उनकी संपादित पुस्तक है, इस ग्रंथ की भाषा क्या थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बोध गान ओदोहा से बहुत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आपके विकल्प है हिंदी, उर्दू, बंगला या उड़ी। यहाँ पे बंगला है। ठीक है, बंगल लिखा है, बंगला है। ठीक है, तो आपके ये 4 विकल्प है, तो इसमें से सही विकल्प क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपका ग विकल्प सही हो जाएगा, बंगला में। ठीक है, अगला देखते दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, बोध गान ओदोहा में किन सिद्धों के दोहे संकलित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेट के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ठीक है, और पीजीटी में भी आपको पता है, ठीक है, कि किस तरह से प्रश्न बन रहे हैं आजकल। ठीक है, आपके विकल्प है कृष्णाचार्य और सरहपाद हैं, सरहपाद और सबरप्पा, सुकुपा और शांतिपा, शांतिपा और लुईपा। ये 4 विकल्प हैं दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करते रहिए क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपका विकल्प 1 सही हो जाएगा। ठीक है, जो विकल्प सही हो जाएगा, सरहपाद और कृष्णाचार्य की पद संकलित सिर्फ 2 सिद्धों के। ठीक है, आगे चलते हैं, सिद्ध साहित्य पर शोध पर कार्य करने वालों में सम्मिलित नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कि सिद्ध किन जो विद्वान हैं, ठीक है, उन्होंने सिद्ध साहित्य पर अलग से या स्वतंत्र रूप से शोध कार्य नहीं किया है। तो आपके विकल्प थे राहुल शंकराचार्य, विधुशेखर शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची या रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों तो कौन हो सकते हैं, सोचिएगा। ठीक है, आपका विकल्प यहाँ पे घ से जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों पे स्वतंत्र रूप से कोई भी शोध पर कार्य नहीं किया है। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, हिंदी काव्य धारा पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ठीक है, हिंदी काव्य धारा ये राहुल शंकराचार्य
जी की पुस्तक है, ठीक है। इनमें सिद्धों की रचनाएं संकलित है, ठीक है, और 18 सिद्धों की रचनाएं संकलित है, ठीक है। अगला देखते हैं 84 सिद्धों में से, आपको पता है 84 सिद्ध हुए, 84 सिद्धों में से 18 सिद्धों की रचनाएं यहाँ पे संकलित है, जो महत्वपूर्ण सिद्ध है, ठीक है, या जिनकी रचनाएं यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। तो ये आपके विकल्प हैं 1944, 1945, 1928 या 1929, ये 4 विकल्प हैं दोस्तों। तो आपका यहाँ पे विकल्प क्या सही हो जाना चाहिए? ख विकल्प सही हो जाएगा, 1945 ईस्वी। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है बोधगान उदोहा का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। बोधगान उदोहा जो ये ग्रंथ है, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। आपके विकल्प थे 1917, 1918, 1919 या 1920 दोस्तों। तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे क विकल्प सही हो जाएगा, 1917 ईस्वी इसका प्रकाशन है। अगला चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की शाखा से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये शाखाएं हैं, वज्रयान शाखा है, महायान, हीन या इनमें से कोई नहीं, ये बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। तो सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की किस शाखा से माना जाता है? ये आपके विकल्प थे, ठीक है। प्रश्न बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाना चाहिए? क विकल्प सही हो जाना चाहिए, वज्रयान, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा प्रश्न है सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा में से अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है? पीछे मुझे लगता है कि रिपीट हुआ है ये प्रश्न, ठीक है। तो आपको इसका पता होना चाहिए भी, क्योंकि आप पहले पढ़ के आए हैं ऊपर, ठीक है। अगर चैनल पे नए आ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस तरह की वीडियो आपके लिए और भी मिलती रहेंगी, ठीक है। विशेषकर पीजीटी वाले ध्यान दीजिएगा, उनके लिए एक सीरीज शुरू हुई है, ठीक है ये। और उसके बाद देखते हैं, ठीक है, 11 दिसंबर को नेट के पेपर के बाद हम अलग से कुछ उनके लिए और भी करेंगे, ठीक है। तो ये किसकी परिभाषा है? ये जो कथन है या परिभाषा ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। आपका ग विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है नाथों में आदिनाथ किसे माना जाता है? ना साहित्य शुरू हो रहा है यहाँ से, ठीक है। नाथों में आदिनाथ किसे माना जाता है? आपके विकल्प थे शिव, विष्णु, ब्रह्म या इंद्र। प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। आप कहेंगे कि आसान सा प्रश्न है, परंतु पूछा जा सकता है, संभावना रहती है, ठीक है। जो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, ये नहीं होता है कि हर बार जो हर प्रश्न नहीं होता है, हर बार नहीं कहूँगा, हर प्रश्न जो होता है वो कठिन नहीं होता, और हर प्रश्न जो वो आसान नहीं होता है, ठीक है। कुछ एक प्रश्न बहुत आसान भी रखे होते हैं उन्होंने, और कुछ एक प्रश्न इस तरह के होते हैं जो हमें अगर पढ़ा नहीं होगा तो उसका हमें पता नहीं होता है, ठीक है। तो आपके ये 4 विकल्प है। तो नाथों में आदिनाथ शिव को माना जाता है। आपका क विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, या वास्तविक नाम क्या था उनका? आपके विकल्प थे विष्णु शर्मा, ज्ञानेश्वर, भर्तृहरि या इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? कोई विकल्प सही हो जाएगा, विष्णु शर्मा इनका अन्य नाम या वास्तविक नाम था, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों। और अगला हमारा प्रश्न है नेपाल में किस नाथ कवि को चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है? ठीक है, आपसे इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि नाथ कवि को या नाथ संत को या नाथ संत कह सकते हैं हम, ठीक है इसको, ठीक है, इनको नाथ संत कह सकते हैं, नाथ कवि भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उनको चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है, ठीक है। या नेपाल में भी आपसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और नेपाल इसलिए रखा है मैंने क्योंकि ये बहुत वाइड प्रश्न इसलिए बना दिया मैंने क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। आपके विकल्प थे गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ और चरपटनाथ दोस्तों, ठीक है। तो आपका विकल्प यहाँ पे ख सही हो जाएगा, मत्स्येंद्रनाथ को माना जाता है। अगला देखते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है नाथ सिद्धों की बानियाँ पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, ठीक है। नाथ सिद्धों की बानियाँ, आपके विकल्प थे रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकरत्यायन या राम कुमार वर्मा दोस्तों। तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाना चाहिए? ख, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है नाथ सिद्धों की बानियाँ। प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? ठीक है, हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? आपके विकल्प थे गोरखनाथ, महेंद्रनाथ, भर्तृहरि और चरपटनाथ, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। आपका विकल्प यहाँ पे कैसा हो जाएगा? क, यानी कि गोरखनाथ, ठीक है दोस्तों। अगला चलते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सिद्ध और नाथ दोनों में नहीं गिना जाता? देखिए आपको पता है कि कुछ एक जो सिद्ध या नाथ कवि हैं वो नाथ और सिद्ध दोनों में गिने जाते हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन नहीं है? वो आपके विकल्प है गोरखनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ और नागार्जुन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक जो नहीं है वो आपके चौरंगीनाथ हैं, ठीक है। ये नाथों में ही गिने जाते हैं सिर्फ, ठीक है, सिद्धों में नहीं। बाकी 3 जो गोरखनाथ, चरपटनाथ और नागार्जुन, इनको सिद्धों में भी गिना जाता है दोस्तों। अगला देखते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है गोरखनाथ की कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? ठीक है,
कितनी रचनाएं मानी जाती हैं, प्रामाणिकता की यहाँ पे बात नहीं की गई है। ठीक है, तो आपके विकल्प थे 32, 34, 38 या 40। तो यहाँ पे आपका विकल्प क्या सही हो जाना चाहिए, घ सही हो जाना चाहिए। 40 रचनाएं मानी जाती हैं उनकी। ठीक है, अगला देखते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने, ठीक है, गोरखवाणी शीर्षक से, ठीक है, शीर्षक में गोरखनाथ की कितनी रचनाएं मानी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आपसे प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि गोरखवाणी पुस्तक के संपादनकर्ता कौन है, ठीक है, या पीताम्बर दत्त वर्धवाल में से किस रचना का संपादन किया। आपसे प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न मैंने इसीलिए इतना बड़ा बनाया क्योंकि आपको एक प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न मिल जाएं। ठीक है, तो कितनी रचनाएं उन्होंने प्रामाणिक मानी गोरखनाथ की, ये आपके विकल्प हैं 12, 13, 14 या 15। आपका क्या विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे, ग विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि 14 रचनाएं मानी है दोस्तों। अगला देखते हैं हठ योग साधना में ह और ठ का क्या अर्थ है। ठीक है, आपको पता है नाथ जो कवि हुए हैं, ठीक है, उनकी जो साधना किस तरह की थी, हठ योग साधना थी। ठीक है, और ह और ठ का अर्थ क्या है उनकी उस साधना में, ये आपके विकल्प हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चलो प्रश्न कुछ गड़बड़ है, परंतु फिर भी सही तो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, ह का अर्थ सूर्य, ह का अर्थ पृथ्वी और ठ चंद्रमा। ठीक है, तो आपके यहाँ पे घ विकल्प ये कि क और ग दोनों। ठीक है, यानी कि ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्रमा होता है। ठीक है, आपका विकल्प घ सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है नाथों की भाषा, ठीक है, नाथों की भाषा को फकड़ी भाषा किसने कहा। बहुत महत्वपूर्ण है, आप लिख भी लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इस तरह के प्रश्न आपको नहीं मिल रहे हैं या आपको लगता है कि नए प्रश्न हमें देखने को मिले तो उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, नाथों की भाषा को यहाँ पे एक भाषा को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, नाथों की भाषा को फकड़ी भाषा किसने कहा। आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, राहुल शंकरत्यायन, चतुर्सेन शास्त्री या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आपका यहाँ पे जो दोस्तों विकल्प है सही वो हो जाएगा ग, यानी कि चतुर्सेन शास्त्री जी ने कहा था। अगला देखते हैं नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय तेरी नाम भी प्रचलित है, किसका कथन है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है ये परीक्षा में। ठीक है, आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकरत्यायन या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, तो आपका विकल्प यहाँ पे किसे क्या सही हो जाएगा दोस्तों, ख से हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। और अगला हमारा प्रश्न है नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ की परंपरा कितनी शाखाओं में विभक्त है। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, नाथ साहित्य अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो नाथ संप्रदाय में दो परंपराएं मिलती हैं। ठीक है, एक गोरखनाथ की परंपरा मिलती है दोस्तों, एक मत्स्येंद्र नाथ की परंपरा मिलती है। और जो नाथ संप्रदाय है, ठीक है, उसके वास्तविक जो संस्थापक हैं, ठीक है, या प्रवर्तक भी आप कह सकते हैं, वो कौन है, गोरखनाथ को माना जाता है। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ को नहीं माना जाता। हिंदी साहित्य का जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब कुछ बताऊंगा कि क्यों नहीं माना जाता उनको। ठीक है, तो गोरखनाथ की कितनी परंपराएं, ठीक है, उनकी परंपरा में कितनी शाखाओं में विभक्त थी उनकी परंपरा। ठीक है, आपके विकल्प 11, 12, 13 और 14 दोस्तों। ठीक है, तो कितनी शाखाओं में विभक्त थी, 12 शाखाओं में विभक्त थी। आपसे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, आपसे ये नहीं बनेंगे कि कौन कौन सी शाखाएं थी, नेट जैसी परीक्षा में बन सकता है। ठीक है, परंतु बीजीटी में मुझे नहीं लगता कि इस तरह से प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो आपसे सिर्फ इतना बन सकता है कि गोरखनाथ की जो परंपरा थी कितनी शाखाओं में विभक्त, इस तरह से बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और भाषा भी मिली, कथन किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण। आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और राहुल शंकरत्यायन। तो आपका विकल्प यहाँ पे कैसे हो जाएगा दोस्तों, क से हो जाएगा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है। अगला देखते हैं इनमें से गोरखनाथ के जन्म काल के संबंध में असंगत है। ठीक है, आपको पता होगा कि गोरखनाथ जी के संबंध में विद्वान ने अलग अलग मत दिए कि उनका जन्म पीताम्बर दत्त वर्धवाल के अनुसार लग गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लग गया। ठीक है, और गोरखनाथ हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसलिए उनके जन्म काल से संबंधित प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से असंगत कौन है आपको ये बताना है। ठीक है, पीताम्बर दत्त वर्धवाल ने 11वीं शताब्दी माना। ठीक है, या उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी माना, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने, ठीक है, 13वीं शताब्दी माना, राहुल शंकरत्यायन ने 10वीं शताब्दी माना। तो इनमें से असंगत कौन होगा आपका, घ असंगत होगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी 9वीं शताब्दी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह इन्होंने समय भी दिया है 845 ईस्वी। ठीक है, गोरखनाथ का समय, परंतु वर्तमान में जो सही समय है इनका गोरखनाथ जी का वो रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा के अनुसार 13वीं शताब्दी ही सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है नाथों में रसायनी किसे कहा जाता है। ठीक है, नाथों में रसायनी किसे कहा जाता है, देख लीजिए मैं आपको विकल्प देने वाला हूँ नीचे। ठीक है, नाथों में रसायनी किसे कहा जाता है। आपके विकल्प थे गोरखनाथ को, मत्स्येंद्र नाथ को, नागार्जुन को या चरपटनाथ को।
आपका क्या विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ग सही हो जाएगा। नाथों में रसायनी जो नागार्जुन को कहा जाता है, ठीक है। और ये नाथ और सिद्धो दोनों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। आपके विकल्प में डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, राहुल शंकर तैनिया, रामचंद्र शुक्ल दोस्तों, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने गोरखनाथ को पृथ्वीराज चौहान के समय का बताया या माना है। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न, इनमें से गोरखनाथ की रचना नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है। उनकी 40 रचनाएं हैं, परंतु पीताम्बर दत्त बर्थपाल जो जिन्होंने उनकी जो रचना संपादित की है, ठीक है, गोरखवाणी, ठीक है, उनमें जो 14 रचनाओं की प्रमाणिक मानी जाती है, उनमें से ये 4 विकल्प हैं आपके, तो इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। आपके विकल्प में प्राण सांकली, निर्भयबोध, कौल ज्ञान निर्णय या शब्दी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प सही हो जाएगा, कौल ज्ञान निर्णय गोरखनाथ की रचना नहीं है, ये मत्स्येंद्रनाथ की रचना है दोस्तों, ठीक है। किसकी रचना है, ये मत्स्येंद्रनाथ की रचना है। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, किस विद्वान ने गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्य लेखक माना है, ठीक है। आपसे इस तरह से प्रश्न बनेगा, और एक तरह से और भी प्रश्न बनता है, मैं आपको बताता हूँ। आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु या डॉक्टर नगेंद्र। दोस्तों आपका विकल्प यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, मिश्र बंधु, ठीक है। और इस तरह से एक प्रश्न और भी बनता है, और पीएचडी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। प्रश्न पूछा गया था कि मिश्र बंधु ने हिंदी का पहला गद्य लेखक किसे माना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन सकता है फिर से, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। आपके ये विकल्प रहे, तो ये कथन किसका है। आपके विकल्प है राहुल शंकर, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और राम कुमार वर्मा दोस्तों। तो यहाँ पे आपका क्या विकल्प सही हो जाना चाहिए, ख विकल्प से हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। अगला देखते हैं, और अगला हमारा प्रश्न है, नाथों में पूर्ण भक्त के नाम से विख्यात है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। पूर्ण भक्त के नाम से विख्यात हैं। आपके विकल्प है चरपटनाथ, ठीक है, चौरंगीनाथ, ठीक है, और गोरखनाथ और भर्तृहरि दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या विकल्प सही हो जाना चाहिए, यहाँ पे क्या विकल्प सही हो जाना चाहिए, ये आप देख लीजिए विकल्पों को, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, वो चरपटनाथ हो जाएगा, ठीक है। चरपटनाथ को पूर्ण भक्त के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो आज के ये 50 प्रश्न भी हमने देख लिए, ठीक है। आज के 50 प्रश्न हमारे खत्म होते हैं यहीं पे, ठीक है। और कल हम उसे अगले जो प्रश्न हैं वो देखेंगे। और मैंने कहा आपको कि मैंने 250 या 300 जो प्रश्न है वो आदिकाल से बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद भक्ति काल से भी देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों आपकी परीक्षा में। जहाँ भी आपको लगता है कि जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक मैं प्रश्न देता हूँ, ठीक है। आपको होमवर्क है ये, आप इसको होमवर्क समझ सकते हैं, ठीक है। आपके लिए होमवर्क पता क्या है, आप देख लीजिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आलोचकों का, ठीक है। मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ, ये मैंने लिख दिया, आलोचकों का, ठीक है। आलोचकों का आलोचक, यहाँ पे लिखने की थोड़ी समस्या है, ठीक है। मैंने आपसे कहा दिया कि आलोचकों का आलोचक किसे कहा जाता है, ये आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। आलोचकों का आलोचक किसे कहा जाता है, ठीक है। ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जिसने पूरी वीडियो देखी है वो मुझे बताएगा कि किसने कहा है ये, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह से आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। तो बहुत धन्यवाद दोस्तों।